So hi, as we have welcome to my channel, that is the Bio Girl Study with me, and that is a series जो कि मैं चला रही हूँ and the class 12 से related, and that is maybe very important, one day one paragraph NCERT and so जैसे कि कल जो हमारा पैरा आया था that is ह्यूमन एंड हेल्थ चैप्टर आपका मैं चला रही हूँ, जो कि वो ऐसे चैप्टर हैं जिनको मैं पहले लाने की कोशिश कर रही हूँ, जो ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम्स में हाई वेटेज रखते हैं. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, बिकॉज आगे के जितने भी आपकी डिसीज़ है और आपके जो ड्रग एंड अब्यूज़ वाला जो टॉपिक है वो मैं अपने जो कल वाला लेक्चर है, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें आ चुका है. ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर आपका था उसमें मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ. इसमें ये जो आपका ये वाला है ये आपका आने वाला है, और ये एडिक्शन एंड डिपेंडेंस में लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगी, और आफ्टर डैट ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सॉरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे. ठीक है, और उसके बाद मेरे ख्याल से जो ज़्यादा हाई वेटेज का है और ज़्यादा याद करने वाली जो चीज़ें हैं वो आपकी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशंस में है, वो उसके बाद आएगा. ठीक है, तो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपको पढ़ना है और कवर करना है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वो थ्योरी से तो नहीं निकलने वाले. सो यू शुड बी ऑल्सो फोकस ऑन लाइन टू लाइन एनसीईआरटी. और यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैं डिस्कस ही नहीं करती, उसके साथ साथ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको याद हो जाए और समझ आ जाए. जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर मैं मेंशन करती हूँ, आपको बताती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, तो उसको आप मार्क करते हुए चलिए, अपनी एनसीईआरटी में साइड में लिखते चलिए, जिससे कि जब आप रिवीजन करो तो आपको याद हो जाए. ठीक है, सो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं. जो हमारा टॉपिक बचे हुए हैं ड्रग से रिलेटेड, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस. ठीक है, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस अपना बचा हुआ था. दैट इज बिकॉज ऑफ द pre-revised benefit, the drug and frequently used rapidly. The most important thing which one failed to realize is the inherent and addictive nature of the alcohol and drugs. Because of the perceived benefit, drug are the frequently used rapidly. क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा perceived benefits हैं, इस वजह से ड्रग्स को frequently and rapidly यूज़ करते हैं लोग. The most important thing, जो सबसे important चीज़ है, विच वन फेल टू रियलाइज, जो कि लोग समझ नहीं पाते, इज़ द इनहेरिटेंट टू द एडिक्टिव नेचर ऑफ अल्कोहल एंड द ड्रग. लेकिन एक इसकी जो एक लोग रियलाइज़ करने में समझ नहीं पाते हैं कि जैसे कि अल्कोहल हो गया, आपका ड्रग हो गया, ये सारे एडिक्टिव नेचर के होते हैं. ठीक है, सो एडिक्शन इज़ अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू द सर्टेन इफेक्ट. अब जो ये आपका एडिक्शन है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट आ जाती है, सर्टेन इफेक्ट्स जिसकी वजह से आपको आपके लाइफ में देखने को मिलते हैं, सच एज अ यूफोरिया. ठीक है, जैसे यूफोरिया हो गया, टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एसोसिएटेड विद द ड्रग एंड अल्कोहल. टेम्परेरी फीलिंग, आप लोग अल्कोहल ले लेते हैं, ड्रग ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी देर के लिए उनके माइंड जो होता है उनका शांत हो जाता है और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ सही हो गया. उन्हें पीयर प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रग या फिर अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं, और उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि वो सब कुछ उनके लाइफ में स्टेबल हो गया, सब कुछ सही हो गया. इस वजह से लोग इस चीज़ के एडिक्शन इनको हो जाती है, और जो कि बहुत सारी चीज़ें वो ख़राब भी लग रही होती है, बहुत सारी चीज़ें वो आपके लाइफ की और ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रही होती है, बट इसका एडिक्शन ऐसा हो जाता है, उन्हें फील नहीं हो रहा होता है कि हमारे लाइफ में ये क्या क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है. दीज ड्राइव पीपल टू टेक देम इवन व्हेन दीज आर नॉट नीडेड. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब इसकी ज़रूरत नहीं भी है तब भी वो इन चीज़ों को ले रहे हैं. और इवन व्हेन देयर यूज़ बिकम सेल्फ डिस्ट्रैक्टिव विद द रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग्स. जब बहुत ज़्यादा जो ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, जब आप इसको रिपीटेड यूज़ करने लगते हो, बार बार यूज़ करने लगते हो, द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीजेस. तो अपने बॉडी में जो एक टॉलरेंस लेवल का जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो बढ़ने लगता है.
Consequently, the receptor respond only to the higher doses of drugs. और फिर वो जो रिसेप्टर है, अपनी बॉडी जो है, अगर आप दिन में 4 रोटियां खा रहे हो, तो अगर आप उससे कम खा रहे हो देन यू कैन नॉट फील दैट मच. अगर आप उससे ज़्यादा खा लेते हो तो आपको बहुत हैवीनेस फील होने लगती है. वैसे ही आपके बॉडी में जो है एक लेवल आता है, दैट इज़ रिसेप्टर टॉलरेंस लेवल. रिसेप्टर होता है वो आपके बॉडी में बढ़ने लगता है, और उसके बाद जब तक वो इतने हाई डोजेस का ड्रग या अल्कोहल आप नहीं ले लेते हो, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है. ठीक है. अल्कोहल लीडिंग टू द ग्रेटर इनटेक एंड एडिशन. देन आप जब ग्रेटर लेवल पे उस चीज़ को लोगे तब आपको वो फील होता है कि आपने ड्रग भी लिया हुआ है, आपने ऐसा कुछ, आपके ऊपर वो इफ़ेक्ट करती है. जो ज़्यादा लेवल पे जब बहुत उनको वेरियस रिपीटेड टाइम में ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं तो उनको हाई लेवल की ज़रूरत हो जाती है. उनको थोड़े में कोई काम नहीं चलता, उन्हें फील ही नहीं होता कि उन्होंने ऐसा कुछ लिया हुआ है. कैन बी फोर रन ओके. However, it should be clear, borne in mind that use of these drugs even once can be a forerunner to the addiction. The addictive potential of the drug and alcohol pull the user in the vicious cycle leading to their regular use, abuse from which she may not be able to get off. ऐसा भी हो जाता है कि ड्रग अल्कोहल जब लोग एडिक्शन हो जाता है उस चीज़ को, तो उनकी जो एक ये रेगुलर वन साइकिल होती है ना, उनको आदत पड़ जाती है, फिर लोग इससे बाहर नहीं आ पाते, उनको आदत हो जाती है. ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस और काउंसलिंग द पर्सन गेट एडिक्टेड एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन देयर यूज़. तो अगर उनको उस चीज़ पे, अगर शुरुआत में ये सारी चीज़ें वो कर रहा है और उन्हें गाइडेंस नहीं मिल रही है, काउंसलिंग नहीं मिलती है, ऐसे इंसान को कोई सही बताने वाला नहीं मिलता, तो उनको इन सारी चीज़ों की आदत हो जाती है. फिर बहुत सारे पर्सन्स ऐसे भी होती है कि उनको फील होता है कि उनको ये सब नहीं लेना चाहिए, उनको दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उनकी बॉडी फिर उस तरीके से रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है और उनको आदत हो जाती है इन सारी चीज़ों को लेने की. ठीक है. Dependence is the tendency of the body to manifest the characteristic unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drug and alcohol abruptly discontinued. This is a characteristic of anxiety, sickness, nausea, sweating, which may be revealed when used in resumed again. जिन लोगों को आदत होती है, आपकी बॉडी जो आप करना स्टार्ट कर देते हो वो मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देती है, उसको उस चीज़ों की आदत हो जाती है. ठीक है. यहाँ पे अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम यहाँ पे बताया गया है. जो लोग रेगुलर डोज अल्कोहल ले रहे हैं और उसको वो एकदम से डिसकंटिन्यू कर दें, अगर ख़त्म कर दें, तो क्या हो जाता है, उन्हें एंजाइटी फील होने लगती है, उन्हें नोजिया, वॉमिटिंग लगेगी, स्वेटिंग होने लगेगी, वो अजीब सा परेशान होने लगते हैं जो एकदम से ये सारी चीज़ें अगर छोड़ दें तो, जो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं. Which may be revealed when use is resumed again. In some cases, withdrawal syndrome can be severe and even life-threatening. The person may be need medical supervision. इन सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा एडिक्शन, ऐसे लोगों को इसको बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं, जिस किसी को बहुत सीवियर लेवल पे ये सिंड्रोम हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसे पर्सन्स को मेडिकल सुपरविज़न की भी ज़रूरत पड़ जाती है. ठीक है. डिपेंडेंस लीड टू द पेशेंट टू इग्नोर ऑल द सोशल नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड्स टू स्टैटिक एंड हिज हर नीड. ये पेशेंट जो होते हैं, इनका ये सारे सोशल सारी चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं. उन्हें बस एक एडिक्शन ये दिखाई दे रहा होता है, इतना गंदा एडिक्शन इन चीज़ों का होता है. These result in many social adjustment problem. और ये जो रिजल्ट्स होते हैं, इनको सोशल एडजस्टमेंट करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. इफेक्ट ऑफ अ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़. क्या ड्रग और अल्कोहल का इफेक्ट है, ये आपको इसमें पढ़ना है. द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रिकल्स बिहेवियर, वेंडलिज्म एंड वॉयलेंस. अब जो दारू पी लेते हैं, जो ड्रग ले लेते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, उनका बिहेवियर बहुत अजीब टाइप का होगा, वॉयलेंस फैलाते हैं, चिल्लाते घूमते रहते हैं, किसी को भी रैंडमली किसी को भी अब्यूज़ किए दे रहे हैं, कुछ भी, मतलब दे आर डूइंग एनीथिंग. वो सोसाइटी को भी डिस्टर्ब कर रहा है, खुद तो है ही डिस्टर्ब. एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग में भी लीड टू कोमा. अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रग ले लेता है तो हो सकता है वो कोमा में चला जाए, उसकी डेथ भी हो सकती है ड्यू टू द
रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से और सेरिब्रल हीमोरेंज की वजह से भी हो सकती है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि क्या इफ़ेक्ट आ जाते हैं अगर लोग ज़्यादा अल्कोहल या ड्रग अब्यूज़ लेने लगते हैं। तो उनका बिहेवियर, रेकलेस बिहेवियर हो जाना, बहुत वेंडलिज्म एंड वॉयलेंस फैलाना, एंड जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डोज में ड्रग या अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे लोग कोमा में जा सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है। किस वजह से? रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर एंड सर्वाइवल हीमोरेंज भी हो सकती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग और देयर इनटेक अलॉन्ग विद द अल्कोहल जनरली रिजल्ट इन ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, एक साथ कई तरीके के ड्रग्स लेना, इनटेक अलॉन्ग विद द अल्कोहल के साथ ले लेना, एंड जनरली ओवरडोजिंग, बहुत ज़्यादा ड्रग्स को ले लेना, इवन डेथ्स, इन सारी चीज़ों से डेथ हो सकती है। क्योंकि अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ एक जो ड्रग है वो आपकी हार्ट बीट को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि एक नॉर्मल पर्सन से एक ड्रग वाले की मतलब 10x पे बीट चल रही है। अब उसमें आपने अब कई तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ आपने ड्रग ले लिया, देन आपने अल्कोहल ले लिया, देन आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी उसे पता ही नहीं है। तो इस चीज़ों पे उसकी डेथ भी हो सकती है इंसान की। These common warning signs of a drug alcohol abuse among youth include drop in academic performance, unexplained abstinence from the school colleges, lack of interest in the personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive and rebellious and behavior, de-erodating relationship with the family and friend, loss of interest in the hobbies, changes in sleeping, eating habit, मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ वॉय। बिकॉज इन सारी चीज़ों पे जो है आजकल स्कूल में इन चीज़ों पे कोई बातचीत नहीं करता है। स्कूल कॉलेजेस में इसमें ये अनएक्सप्लेन चीज़ें हैं, कोई पढ़ाता ही नहीं। एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन होने लगता है, वो ऐसे लोग डिप्रेस रहने लगते हैं, फटीग रहने लगते हैं, उनके रिलेशनशिप फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ ख़राब होने लगते हैं। हॉबीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह जाता, स्लीपिंग साइकिल चेंज हो जाती है, खाने की हैबिट, कोई बहुत एकदम से बहुत ज़्यादा खाए ले रहे हैं, एकदम से खा ही नहीं रहे हैं, भूख ही नहीं लग रही है, वेट लॉस हुआ जा रहा है, हेपेटाइटिस ख़राब हुई जा रही है। तो बहुत पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाती है इन सारी चीज़ों को लेने से। ठीक है, देयर मे बी इवन सम फार रीचिंग implication of a drug alcohol abuse if any abuser is unable to get money to buy a drug। कभी कभी ऐसा होता है कि जो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं उनके पास ड्रग लेने के पैसे नहीं है, अल्कोहल लेने के पैसे नहीं है, में टर्न टू स्टीलिंग, तो वो चुराना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये जो हॉबी है, अगर ये हॉबी किसी को लग जाती है, इसका एडिक्शन अगर हो जाता है, तो वो दुनिया की जितनी ख़राब चीज़ें हैं वो करने के लिए तैयार रहता है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो चोरी करना स्टार्ट कर देगा। अगर वो इतना ज़्यादा ओवरडोजेज रहता है कि उसके साथ किसी के साथ उसका अच्छा रिलेशन ही नहीं रह जाता, लोग अगर समझाना भी चाहें तो किस बेसिस पे समझाएं, वो बात ही नहीं करते उससे, तो उनसे काउंसिल मिलती नहीं और उन्हें ये लगता है कि जो चल रहा है, फिर आपने लेना स्टार्ट किया, आपके लोगों के साथ रिलेशन ख़राब हो गया, रिलेशन ख़राब हुए, आपको कोई समझा ही नहीं रहा, अब आपको ये फील हो रहा है उस इंसान को कि हमसे कोई बात नहीं कर रहा, उनका पीयर प्रेशर बढ़ रहा है, वो और उस चीज़ को इनटेक करते चले जा रहे हैं। तो पूरी लाइफ ही एक डिस्टर्ब वे में, एक डिस्टर्ब साइकिल स्टार्ट हो जाती है। द एडवर्स इफेक्ट आर जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन हु इज़ यूजिंग ड्रग और अल्कोहल। At a time, the drug alcohol addicted becomes the cause of mental and financial distress to his and entire family and friends। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि जो ड्रग एंड अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं, उनका मेंटल और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको बर्बाद करना स्टार्ट कर देते हैं। जो लोग ऐसा एडिक्शन, कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा, बिकॉज ऑफ एक लड़के की वजह से पूरी फैमिली उजड़ जाती है, पूरी फैमिली ख़राब कर देते हैं। इतना लोगों के पास ऐसे पैसे मांग के ले आए हैं, दोबारा लौट के ही नहीं जा रहे, चीज़ें हो रही हैं, चोरी करना स्टार्ट कर दिया है। अब वो सारी चीज़ें किस पे आ रही हैं? फैमिली पे आ रही हैं, तो उसके साथ साथ फैमिली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये एडिक्शन बहुत गंदा है और इन चीज़ों से दूर रहने में ही भलाई है। दोज हु टेक ड्रग intravenously and direct injection to the vein using a needle and syringe, जो लोग ड्रग जो है वो
डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू या फिर निडल के थ्रू, सिरिंज के थ्रू डायरेक्टली अपने वेन्स में पुट कर रहे हैं, आर मच मोर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। इन लोगों को हेपेटाइटिस बी, एड्स मैंने आपको पढ़ा रखा है अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपके प्रीवियस लेक्चर आए हुए हैं उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि एड्स और हेपेटाइटिस बी क्या होता है। ये इंजेक्शन निडल्स के थ्रू आपको क्या होता है, एड्स और हेपेटाइटिस भी आपको होती कैसे है, आपको 100 में आप निडल्स का यूज़ करे ले रहे हो, एक ने किया दूसरे ने किया, अब वो लोग तो ड्रग ले रहे हैं, एक उसी निडल से ड्रग ले रहा है, दूसरा उसी निडल से ड्रग ले रहा है, तो उनको एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसी जो सीरियस इन्फेक्शंस होते हैं उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द वायरस विच आर responsible to these diseases are transferred from one person to another by sharing the infected needle and syringe. Both AIDS and hepatitis infections are the chronic infection and ultimately fatal. ये सारी मतलब आप ले रहे हो, देन आपके अंदर हेपेटाइटिस बी भी हो गई, सोचो उस इंसान का इम्यून सिस्टम क्या ही बचा होगा, उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, जो था वो आपने अल्कोहल ड्रग लेके ख़राब कर लिया। अब आपको एड्स, हेपेटाइटिस बी जैसी इन्फेक्शन डिसीज़ हो रखी हैं जो इम्यून सिस्टम को बिल्कुल तोड़ के रख देती हैं, देन उस इंसान के अंदर क्या ही बचेगा। बोथ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और द इन्फेक्टेड ब्लड। ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से भी फैलती हैं और इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से भी फैलती हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है। द यूज़ ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग द एडोलेसेंस मे ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जो लोग एडोलेसेंस पीरियड क्या होता है, जब आप चाइल्डहुड से बच्चे जो होते हैं वो एडल्टहुड में कन्वर्ट होते हैं, उन्हीं के बीच में ये सारी जो गलत वाली निगेटिविटी वाली चीज़ें आती हैं ना, वो आपकी 18 to 20 तक आ जाती हैं। उसके बाद बच्चा जान जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये जो एडोलेसेंस पीरियड में अगर किसी को इस चीज़ की आदत लग जाती है तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म इफेक्ट जाती हैं। इट्स कुड बी लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड। The chronic use of drug and alcohol damage nervous system, liver, cirrhosis। अब क्रॉनिक यूज़ ऑफ ड्रग्स, बहुत ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ कर लिया, अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, अब आपके वो नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगी, लीवर को डैमेज करेगी, जिसको कहेंगे क्रियोसिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ सकते हैं कि क्रॉनिक यूज़ ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम एंड लीवर, उस चीज़ को क्या कहेंगे, तो क्रियोसिस कहेंगे। द यूज़ ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो नोन टू एडवर्सली अफेक्ट द फीटस। अब नॉर्मल पीपल जो है वो ड्रग और अल्कोहल को ले रहा है तो उसकी लाइफ में इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, तो एक प्रेगनेंसी अगर किसी को हो रखी है और वो अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं तो उसका फीटस एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है। अनदर मिस यूज़ ऑफ द ड्रग इज़ व्हेन सर्टेन स्पोर्ट पर्सन डू नॉट इन्हेंस देयर परफॉर्मेंस। जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं वो भी मिस यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स का, जब वो अपने परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने को, बढ़ाने के लिए जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं वो भी ड्रग्स लेते हैं। दे मिस यूज़ नेक्रोटिक एनालिसिस, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, डायरेटिक, सर्टेन हार्मोन्स इन स्पोर्ट टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, अपनी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, बल्क बढ़ाने के लिए, टू प्रमोट एग्रेसिवनेस, एज अ रिजल्ट इंक्रीज एथलीट। जो एथलीट लोग होते हैं अपनी मसल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी एग्रेसिवनेस को प्रमोट करने के लिए ये क्या करते हैं, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल बॉडी जो होती है, लोग जिम से बनाते हैं, नॉर्मल खाने से बनाते हैं, उनकी बॉडी में और जो एथलीट होते हैं उनकी बॉडी में कितना डिफरेंस होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो अपनी बॉडी को सिर्फ एक नॉर्मल सी रूटीन फॉर्म करके नहीं बना रहे, वो ड्रग्स ले रहे हैं, वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत ऐसे आपने एग्जाम्पल सुने होंगे कि हार्ट अटैक आ जाता है, लोग मर जाते हैं। क्योंकि आप पहली बात तो आप जिम कर रहे हो, जिम में आप अपनी हार्ट बीट इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हो, अपनी बॉडी को एक अल्ट्रा लेवल पे भगा रहे हो, और उसके बाद आप ड्रग्स लिए ले रहे हो, आपकी बॉडी कहाँ तक परफॉर्म करेगी, तो लोगों का वहाँ पे डेथ होने के चांसेस आ जाते हैं। दीज साइड इफेक्ट टू द यूज़ ऑफ एनालॉबिक स्टेरॉइड एंड फीमेल इंक्लूड द मैसुलाइजेशन फीचर लाइक अ मेल, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग होने लगते हैं, ऐसे इंसान को डिप्रेशन हो जाना, एबनॉर्मल लड़कियाँ अगर ले रही हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाएगी, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड द बॉडी। जो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर सही से हाँ, अगर हो गया है तो
द मिस यूज नेक्रोटिक एनालिसिस एंड एनालॉबिक स्टेरॉइड। अब लड़कियां उस चीज़ को ले रही हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर उनको सही से नहीं आ रही, अब नॉर्मल आ रही, तो उनके बॉडी पे क्या होगा, उनके बॉडी पे हेयर आना स्टार्ट कर देंगे, उनके फेसेस पे हेयर आने लगेंगे, ठीक है। फीचर लाइक मैंस की तरह इंक्रीज एग्रेसिव मूड एंड बॉडी इनलार्जमेंट ऑफ द क्लिटोरिस जो होता है उसका इनलार्जमेंट हो जाएगा। डीपिंग ऑफ वॉइस, लड़कियों की भी वॉइस जो होगी वो लड़कों की तरह हो जाएगी। इन अ मेल इंक्लूड एक्ने, मेल्स में एक्ने आना स्टार्ट हो जाएगा। एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी, मूड स्विंग, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल्स, उसका साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। एंड आफ्टर डैट अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल फॉर अ किडनी एंड द लीवर डाइस फंक्शन, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, प्री मैच्योर ब्लैंडनेस, इनलार्जमेंट, मतलब कितना कुछ नहीं बचता। हर चीज़ का एक निगेटिव वे में इनलार्जमेंट होना स्टार्ट कर देता है। जो आपके बॉडी में अच्छा है वो सारी चीज़ें निगेटिव में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो मतलब लोग पीयर प्रेशर के लिए बोलते हैं कि पीयर प्रेशर हो गया तो वो अल्कोहल लेने लग गया, ड्रग लेने लग गया। अगर आप ड्रग भी ले रहे हो उसके बाद आपकी लाइफ इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है कि मुझे लगता है उसके बाद और ज़्यादा पीयर प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो अवॉइड करें कि जो पीयर प्रेशर एक नॉर्मल सा पीयर प्रेशर है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आपको कोई फैमिली में नहीं मान रहा है, तो आपने पीयर प्रेशर ले लिया और आप ये सारी चीज़ें करना सर, तो आप कोशिश करें कि आप उन चीज़ों को मैनेज करें, शायद वो मैनेज हो जाए। बट अगर आप इन सारी चीज़ों की आदतें डाल लेते हैं उसके बाद तो सारी पीयर प्रेशर ही आ जानी है। इन द एडोलेसेंस, male or the female subfacial and the body acne and premature closure of the growth center of the long bones may be result in the stunt growth. Premature growth center of the long bone may be result in the stunt growth. ग्रोथ भी रुक सकती है, मतलब बॉडी में कुछ ऐसा रह नहीं जाता कि कुछ अच्छा हो जाए अगर ड्रग और अल्कोहल की किसी को आदत लग जाती है तो। अब सबसे बड़ी बात है, इतनी सारी प्रॉब्लम ये जो क्रिएट हो जाती हैं आपकी बॉडी, एज इंसान ज़िंदा है तो कोई मतलब नहीं है उसके ज़िंदा होने का, इस लेवल तक चीज़ें पहुंच जाती हैं। तो इसका कुछ प्रिवेंशन, कुछ कंट्रोल भी होने चाहिए जिससे इंसान बच सके, ठीक है। इन द एज ओल्ड एजेस ऑफ प्रिवेंशन इज़ बेटर टू क्योर होल्ड ट्रू हेयर ऑल्सो। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट हैबिट सच एज स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग, अल्कोहल मोर लाइकली टू टेकन अप एट अ यंग एज, मोर ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। सबसे ज़्यादा एडोलेसेंस पीरियड में ही इंसान को आदत पड़ती है स्मोकिंग करने की, ड्रिंकिंग करने की, ये सारी चीज़ें उसकी एडोलेसेंस पीरियड में। और अगर आपने एडोलेसेंस पीरियड ही ख़राब कर दिया देन आपकी लाइफ में आपके पास कोई चांसेस बचते नहीं है। अगर आपने 20 से 30 वाली एज आपने ख़राब कर दी देन आप क्या ही कर लोगे आगे जाके, आपके सारे टाइम तो निकल गया, अब आपके पास क्या ही बचा है। और सारी अच्छी चीज़ें जो करनी होती हैं वो आपको इसी एज में करनी है, सारी जितनी बुरी चीज़ें होती हैं सब एक साथ ही एज आती है ख़राब करने की और अच्छी करने की। एडोलेसेंस पीरियड में जिस चीज़ की आपको आदत लग गई वो आपकी लॉन्ग टर्म एज अ लाइफ टाइम जाती है। more likely to be taken up in the young age and more during the adolescence. Hence, it is best to identify the situation that may push adolescent toward use of drug or alcohol and to take a remedial measure well in time. In this regard, the parents and the teacher have a special responsibility in that एज जो है वो पेरेंट्स को और टीचर को एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर बच्चा जो है वो अगर किसी भी प्रेशर में है, किसी भी चीज़ में है, तो उसको जानने की कोशिश करो और उस प्रेशर से उसको बाहर निकालने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि उसको इतना ज़्यादा डरा के रख दो कि वो घर पे नहीं बता पा रहा है, वो टीचर से नहीं बता पा रहा है और फिर उसको इतना पीयर प्रेशर हो गया कि वो इन सब चीज़ों की तरफ स्टार्ट कर दे करना ये सारी चीज़ें। इन सारी पेरेंटिंग दैट कंबाइंड विद हाई लेवल ऑफ nurtureness and consistent discipline has been associated with the lower risk of the substance, alcohol, drug and tobacco and abuse. मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना, डिसिप्लिन्ड होना पेरेंट्स का बच्चे को इन चीज़ों से बचा लेता है। ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना और ज़्यादा चीज़ों को एक बच्चे के ऊपर पूरा टाइम एक
अजीब तरीके से बिहेव करना एंड ऑल, इन सब चीज़ों से बच्चे को बचाए। वो और डरना स्टार्ट कर देगा। घर में अगर अजीब तरीके का माहौल रहेगा तो वो उस माहौल से निकलने के लिए हो सकता है इन सब चीज़ों की तरफ फॉरवर्ड कर जाए। तो आपको कोशिश करनी कि आप जितना ज़्यादा बच्चों के साथ फ्रेंडली इस एज में रहोगे, उतना बच्चा आपसे वो सारी चीज़ों को डिस्कस कर पाएगा और शायद वो इन सब चीज़ों की तरफ नहीं फॉरवर्ड करेगा। Some of the measures mentioned here would be particularly used for prevention and control for alcohol and drug abuse among the adolescents. सब अगर आपने 20 से 30 साल, 18 से 25 साल तक भी अगर बच्चे को आपने इन सब चीज़ों से बचा लिया, उनके साथ अच्छा बिहेव करके उनको डील कर लिया, उनकी चीज़ों को समझ लिया, आफ्टर डैट बच्चा इतना खुद ही मैच्योर हो जाता है, उसे पता चल जाता है ये करना है ये नहीं करना है। ठीक है, सो अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। सबसे पहला, अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो सबसे पहले तो आपको जो पीयर प्रेशर जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उन चीज़ों से उस प्रेशर को लेना ही नहीं है। एवरी चिल्ड्रन हिज और हर ओन चॉइस एंड पर्सनैलिटी विच शुड बी रिस्पेक्टेड। अ चाइल्ड शुड नॉट बी पुश अनड्यूली टू परफॉर्म बियॉन्ड हिज थ्रेशोल्ड लिमिट। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का एक लिमिट होता है कि वो इतना ही परफॉर्म कर सकता है, वो सोशल में इस तरीके से ही रह सकता है, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी है और उसके पास एक लिमिटेड एनर्जी है। जब उसके ऊपर कोई उसे पुश करने की कोशिश करता है या उसे बार बार करता है नहीं ये तुम्हें करना है, तो इन सब चीज़ों से एक पीयर प्रेशर बढ़ जाता है बच्चे के माइंड में। बी स्टडी, स्पोर्ट और अदर एक्टिविटीज़। तो पढ़ाई करना, अगर बच्चे को स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स में डालें, अगर एक्टिविटीज़ हैं तो एक्टिविटीज़ में उसको प्रो लेवल तक जाए। हर एक इंसान की अपनी अपनी अच्छाइयाँ होती हैं और अपनी अपनी हॉबी होती हैं। अगर उसे पढ़ने में नहीं अच्छा लग रहा है, स्पोर्ट्स अच्छे लग रहा है, तो उसको कोशिश करो कि उसको स्पोर्ट्स इस तरीके से सिखाओ कि उससे अच्छा कोई स्पोर्ट्स ना खेले। अगर उसको पढ़ाई में मन लग रहा है तो उसको पढ़ाई करवाएं कि वो उससे अच्छा कोई पढ़ाई ना कर पाए। अगर आप अपनी तरफ से चीज़ें उसके सर पे थोपोगे तो उसे क्या होगा, उसे मन नहीं लगेगा और उन चीज़ों से वो डिस्ट्रैक्ट होगा और फिर वो इन सब चीज़ों की तरह बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं। फिर आता है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। इन सब चीज़ों की एजुकेशन और काउंसलिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, काउंसलिंग होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे लोगों की, और ये लोग काउंसलिंग से ही बच सकते हैं। एजुकेटिंग, काउंसलिंग हिम एंड हर टू फेस प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस। काउंसलिंग करनी चाहिए अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्ट्रेस आ रही है, आपको कैसे उसे फेस करना है, ना कि उसे भागने के लिए आपको अल्कोहल और ड्रग लेना स्टार्ट कर देना है कि अल्कोहल पी लेंगे तो कॉन्शियस में रहेंगे नहीं तो जो स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम है वो हमें याद नहीं आएंगी और सब ठीक है, सब स्टेबल है। फिर कुछ भी स्टेबल नहीं रहता, लाइफ भी खराब, और जिससे शायद आप भागने की कोशिश कर रहे थे वो उससे ज़्यादा खराब। तो काउंसिल होना इन सब चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइफ है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइफ में स्ट्रेस आएंगी, लेकिन आपको उन सारी चीज़ों से कैसे उन सब चीज़ों को डील करना है और कैसे उन सारी चीज़ों से निकलना है, इन सारी चीज़ों का एक एजुकेट होना चाहिए और एक काउंसिल होनी चाहिए। ठीक है, and to accept disappointment to the failure as a part of life, because failure is a part of life। तो जो डिसअपॉइंटमेंट बच्चों को हो जाती है, डिसअपॉइंटमेंट की वजह से बच्चे एक बार दो बार फेल हो जाते हैं, किसी चीज़ में बीटअप नहीं हो पाता, कंपटीशन में रह जाते हैं, बच्चों को इतना ज़्यादा डिप्रेशन, जो लोग अल्कोहल और इन सब चीज़ों की तरफ नहीं जाते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों से कैसे डील करना है, फेलियर जो है लाइफ का एक पार्ट है। जैसे जीतना भी लाइफ का पार्ट है, वैसे आपका फेलियर भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। लाइफ गिव सो मैनी टाइप्स इन योर लाइफ, बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट, बहुत सारी फेलियर, बहुत सारी विनर्स, हर सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करती है। अगर आपको इन सब चीज़ों से कैसे डील करना है, ये बच्चों को पढ़ाना चाहिए, काउंसिल करनी चाहिए। इफ़ would also be worthwhile to challenge the children energy into the healthy pursuit like a sport, reading, music, yoga, other extracurricular activity। चिल्ड्रन की जो एनर्जी है, जो हेल्थ है,
परसूट जो उसके हेल्थ पे सूट करता है, जो उसे अच्छा लगता है, उसे म्यूजिक अच्छा लगता है म्यूजिक कराओ, रीडिंग अच्छी लगती है रीडिंग कराओ, स्पोर्ट एक्स्ट्रा को कैरिकुलर एक्टिविटी अंदर आपको अंदर अपने लानी ही चाहिए। म्यूजिक अच्छा लगता है म्यूजिक में रहो, स्पोर्ट अच्छा लगता है आप दिन में 1 से 2 घंटे निकालो, आप खेलने जाओ, रीडिंग अच्छी लगती है रीडिंग करो, योगा अच्छा लगता है योगा करो। एक्स्ट्रा को कैरिकुलर एक्टिविटी जो होती है वो सिर्फ आपको एक मज़े ही नहीं, वो आपको माइंड आपका फ्रेश कर रही होती है, आपका पीयर प्रेशर, हर चीज़, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए सबसे बेस्ट वे है जो आपको अच्छा लगता है वो आप दिन में 1 घंटा 2 घंटा वो काम करें। सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स, help from parents and peers should be sought immediately so that they can guide appropriately. Help may even be sought from close and trusted friend. Besides getting proper advice to sort out their problems, and this would be help young to vet their feeling anxiety and guilt. जो पेरेंट्स हैं उनको अगर वो बच्चा बोल रहा है कि उसे इस चीज़ से प्रॉब्लम, उसे सुनना चाहिए, उसे गाइड करना चाहिए। अगर आप किसी के बेस्ट फ्रेंड हो, अगर वो आपको कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो आपको अच्छी से, अगर भले ही आप अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, बट इफ़ यू आर अ गुड फ्रेंड टू हर और हिज, देन यू शुड बी ट्राई कि आप उसको इतना अच्छा गाइड करो कि उसे प्रेशर ना हो। अगर वो प्रेशर में है और कोई आपके पास आया है, वो बता रहा है कि उसे ये दिक्कत हो रही है, उसे अजीब सा फील हो रहा है, तो आप ट्राई करें कि उसे कंसोल करें, ना कि ये कि अरे छोड़ो तुम्हारा रोज़ का यही रहता है यार, तुम रोते ही रहते हो सकता है कि अगर वो रोज़ आके रो रहा है तो उसके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो कि उसे प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप ट्राई करो कि वो थोड़ा सा आप उसे डिस्ट्रैक्ट करो जिसमें कि वो ज़्यादा ना सोचे और अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं उन पे फोकस कर पाए। ठीक है, इन्हीं सारी, हर इंसान को इतने लॉन्ग एरिया को काउंसिल करना इज़ नॉट पॉसिबल। अगर एक इंसान काउंसिल करेगा फिर दूसरा उस चीज़ से सीखेगा, तीसरा, अगर हर एक इंसान एक दूसरे को काउंसिल करना स्टार्ट कर देता है ना, सो हो सकता है कि जो ख़राब वाली लाइनें लोग कम पकड़ के जो अच्छी चीज़ें हैं वो करना स्टार्ट कर दें। लुकिंग फॉर द डेंजर साइन, अलर्ट पेरेंट्स टीचर नीड टू लुक फॉर आइडेंटिफाई द डेंजर साइन, डिसयूज एवब, even friends if they find someone using drug or alcohol should not be hesitate to bring this to notice of friends or teacher is the best interested to the person concerned. Appropriate measure would be then be required to diagnose the malady and the underlying the causes. They would be help to initiate proper reminder step or the treatment. अगर आपको बच्चे के अंदर कोई साइन दिख रहा है, बच्चा आपको नहीं बता रहा है, कहीं भी जा रहा है, कहीं से भी आ रहा है, कुछ भी आपको नहीं बता रहा है, एकदम से ऑफ हो गया है, देन आप उसके पास बैठो, आप उससे बात करो, ट्राई करो कि आप उनकी चीज़ों को समझो। अगर आपको कहीं से कोई चीज़ पता भी चल रही, देन एकदम से नहीं फूट जाना है। यू हैव टू ट्राई, यू शुड बी एक्ट लाइक अ एजुकेटेड parents, educated person, educated teacher. You should be behave like that and then you can go and talk with that person कि क्या प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, इतना ऑफ क्यों हुए जा रहे हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सम पर्सन अपनी चीज़ों को बता लेता है, कुछ पर्सन अपनी चीज़ों को नहीं बता पाते हैं, बट सबके लाइफ में कुछ कुछ से प्रॉब्लम होते हैं। कुछ होते हैं कि उनको प्रॉब्लम हुई, उन्होंने बक दी, कुछ ऐसे होते हैं कि वो नहीं बता पाते, इतने इंट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो भी रही है तो वो नहीं बता पा रहे। तो यू शुड बी ट्राई कि ऐसे इंसान से आप बात करो, उन्हें समझो, उन्हें बताओ कि ये गलत है, ये सही है। अगर वो हो सकता है कि वो गलत कर रहे हो और उन्हें पता हो वो गलत कर रहे हैं लेकिन उनके कंट्रोल में चीज़ें ना हो, तो आप उन चीज़ों पे उसको गाइड करो, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीकिंग प्रोफेशनल, एंड जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो तब भी इंसान उन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहा है, देन आप ट्राई करो कि उसको प्रोफेशनल या मेडिकल लेवल की हेल्प तक लेकर जाओ। A lot of help in available in the form of highly qualified psychologist. Highly qualified psychologist हैं। साइकोलॉजिस्ट का काम ही क्या होता है? एक माइंडसेट को ठीक करना। अगर इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो वो अपनी बातों से उसको इस तरीके से कंसोल कर लेता है। साइकोलॉजिस्ट हर एक इंसान बन सकता है। अगर आप किसी को कोई गलत रास्ते पे जा रहा है एंड देन आप उसको अच्छी चीज़ें सिखा के आ रहे हो, देन यू आर ऑल्सो अ साइकोलॉजिस्ट।
बिकॉज साइकोलॉजिस्ट करता ही क्या है, अगर इंसान कोई डिप्रेस्ड है तो उसको डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करता है, अगर इंसान को एंजाइटी है तो वो एंजाइटी से अपनी बातों से निकालने की कोशिश करता है कि, और साइकोलॉजिस्ट ऐसा होता है कि जो इंट्रोवर्ट हैं, जो जिनके मन में बहुत कुछ चलता है बट वो बोल नहीं पाते, उनकी बातों को सुनने की कोशिश करता है, उन्हें समझने की कोशिश करता है। सो साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाए, साइक्रेस्टिक के पास लेके जाए, एंड डी डायरेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम टू हेल्प इंडिविजुअल हु हैव अनफॉर्चुनेटली गॉट इन quagmire of a drug alcohol abuse. With such help, affect individual with sufficient effort which will power to get rid of the problem and completely lead to the perfectly normal healthy life. और हो सकता है बहुत सारे ऐसे मेडिकल्स में भी बोला जाता है कि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स आ गए हैं कि कोशिश करी जाती है कि इंसानों की अल्कोहल ड्रग छूट जाए, ठीक है, बहुत सब कोशिश करते हैं, मेडिकल लाइन में ऐसी चीज़ें आ रखी हैं, कंसोल करने की कोशिश करी जाती है, साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी दिलाई जाती है, साइकोलॉजिस्ट से बात करवाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करें। और जब कोई अगर इन सारी चीज़ों में फंस गया है, प्लीज़ अगर आप उसे निकाल सकते हो इन सारी चीज़ों से और उसकी लाइफ को बचा सकते हो, सो प्लीज़ ट्राई टू डू दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा बोलना, हम अच्छे हैं ये सब दिखाना और ये सोसाइटी को रिप्रेजेंट करना हम अच्छे हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी की लाइफ हेल हुई जा रही है, वो बर्बाद किए ले रहा है, अगर आप उसकी उस हेल लाइफ से उसको बाहर लाके एक अच्छी लाइफ की आप लाइटनिंग शो कर सकते हो, इससे अच्छा कोई कर्मा नहीं है। सो यू शुड बी ट्राई कि अगर आप ये सब कर सकते हो, अगर वो इंसान जो है गलत रास्ते पे चला गया और वो आपको बहुत मानता है और वो आपकी बात सुनता है, तो आप ट्राई करिए कि आप उसको ये चीज़ें बोलो और उन सब चीज़ों से निकाल के बाहर लाओ, ठीक है। सो ये समरी है और इसमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, ये मैं पढ़ा रही हूँ। और इसके बाद आपका इसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो हम आगे पढ़ चुके हैं, बट हम समरी पढ़ लेते हैं। और उसके बाद आपको, वैसे तो मैंने एड्स, मलेरिया, टाइफॉइड सबके आपको 1 पेज डिजिटल नोट्स मैंने अपने चैनल बायोगर्ल स्टडी विद मी पे आपको मैंने डाल रखे हैं। अगर आपको उसी तरीके के नोट्स और इस तरीके के लेक्चर चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरीके के आपको वीडियो प्रॉपर डेली मिलते रहेंगे और आप रिवाइज करते रहेंगे। और ये आपका लास्ट टॉपिक है समरी, जो कि मैं अभी पढ़ाऊँगी। और उसके बाद जो आपका आता है, इसके बाद मैं आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट करूँगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड उसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 2 टॉपिक आपके ये 2 वीक में ख़त्म हो जाएंगे। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा हुआ तो वो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सो जब वो आएगा, इसके बाद आपका जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा। हेल्थ इज़ नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिसीज़, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, अगर आपने आगे वाला देखा है तो समरी आपको कुछ नई नहीं लगेगी। जो कि समरी का मतलब ही क्या होता है, जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा उसका एक शॉर्ट वे इसमें लिख देते हैं। तो हेल्थ का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपके बॉडी में कोई डिसीज़ नहीं है तो आप हेल्दी हो। इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, आपको फिजिकली, मेंटली एंड सोशली एंड साइकोलॉजिकली अगर आप वेलबींग हो, देन आप एक हेल्दी पर्सन हो। अगर आपकी फिजिकल फिट है, आप मेंटली सही हो, आप सोशल में बैठ रहे हो, तो आपका बिहेवियर सही है, देन आप एक हेल्दी पर्सन हो। और ये एक WHO की आपकी डिफिनीशन है, ये आपके बोर्ड्स में आ जाती है। बहुत नॉर्मल सा है, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, सिंपल लगती है डिफिनीशन, बट ये आपसे पूछ ली जाती है, तो आपको ये याद रखनी है। डिसीज़ लाइक अ टाइफॉइड, कॉलरा, निमोनिया, फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, मलेरिया में अदर आर द मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस टू द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। वेक्टर बॉर्न डिसीजेस लाइक अ मलेरिया स्पेशली caused by the Plasmodium falciparum if not treated may prone fatal। आपने पढ़ा हुआ है जो मलेरिया है ये आपका एक वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, जो कि आपकी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से होता है। वो इसमें एक बहुत सारे आपको मैंने मलेरिया वाले में स्टेजेस पढ़ाए हैं, उसमें आपकी लास्ट स्टेज जो आती है दैट इज़ अ प्लाज्मोडियम फ्लैसीपैरम। ये इतनी सीवियर केसेस होती है कि अगर इसको सही से ट्रीट ना किया जाए तो इंसान फैटल हो सकता है। बिसाइड पर्सनल क्लीनिनेस एंड हाइजीन, पब्लिक हेल्थ मेजर लाइक अ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड डिकॉन्टिनेशन, ड्रिंकिंग वाटर, कंट्रोल वेक्टर लाइक मॉस्किटो,
इम्यूनाइजेशन आर वेरी हेल्पफुल टू प्रिवेंटिंग दीज डिसीजेस। जितने भी आपने डिसीजेस पढ़ी उसमें सबसे पहले आपको यही सिखाया गया, अगर आप पर्सनल हाइजीन रहोगे, कॉन्टेमिनेशन वाटर फूड नहीं खाओगे, ढक के खाना खाओगे, साफ पानी पियोगे, पानी को पास में नहीं भरने दोगे तो मच्छर नहीं होंगे। अगर आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, साफ क्लीनिनेस के साथ रह रहे हो, तो आप इन सारी डिसीजेस से बच सकते हो। ठीक है। द initiate defense of our body like a skin, mucous membrane and antimicrobial substance present in our tears। अगर हम बात करते हैं तो डिफेंस ऑफ आवर बॉडी, जैसे स्किन की बात करें, म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस जो हमारे टीयर में, सलाइवा में एंड फाइगोसिटिक सेल्स में हेल्प टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ पैथोजन इन टू द बॉडी। ये जो सारी स्किन हो गया, टीयर हो गए, ये सारे आपके जो होते हैं एक तरीके के एंटी माइक्रो पैथोजेनिक फाइकोजेनेटिक सेल्स होते हैं जो कि ब्लॉक कर देते हैं। इसके थ्रू जो पैथोजेंस हैं वो आपके बॉडी में एंट्री नहीं ले पाते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो ये ऊपर की लाइनें लिखी हुई हैं बहुत नॉर्मल सी हैं, आपने सारी चीज़ें आगे पढ़ रखी हैं। ये थोड़ी सी नई है जो कि आपको ये आगे एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, तो आप इस पर एक बार अपनी नज़र डाल सकते हैं। इफ़ द पैथोजेंस सक्सीड इन गेनिंग एंट्री टू अवर बॉडी, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, humoral immune response and cell mediated immune response serve kill to these pathogens। ये भी मैंने आपको आगे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, हम लोग ने डिस्कस किया है कि जो पैथोजन जो है वो सक्सीड हो जाते हैं, आपके बॉडी में एंट्री ले लेते हैं, देन आपका ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स जो है एंटीबॉडीज़ बनाता है और उन पैथोजन्स को किल करने की कोशिश करता है। इम्यून सिस्टम हैज़ मेमोरी, इम्यून सिस्टम के पास एक मेमोरी होती है। अगर एक बार वो पैथोजन आपके बॉडी में कभी एंट्री लिया है, तो अगर वो दोबारा आपके बॉडी में एंट्री लेता है तो आपकी बॉडी उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेती है और उन्हें किल कर देती है। ठीक है। वन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द सेम पैथोजन, अगर सेम पैथोजन एक दूसरी बार आ जाता है तो इम्यून रिस्पॉन्स इन रैपिड एंड मोर इंटेंस। तो आपकी बॉडी, अगर कोई नया आया है और पहले वो पैथोजन आपके बॉडी में एंट्री नहीं लिया है, तो आपकी बॉडी को डिटेक्शन करने में हो सकता है टाइम ले। बट अगर एक बार वो तरीके की बीमारी, उस पैथोजन से आपको बीमारी हो चुकी है, तो आपकी बॉडी बहुत रैपिड और मोर इंटेंस जो है रिस्पॉन्स करती है। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन एंड एफर्ट ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन एंड अमंग अदर डिसीजेज, जैसे एड्स हो गया, कैंसर किल लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइड। कैंसर पढ़ रखा है, उसमें पढ़ाया है। एड कॉज बाय द ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, एड जो होता है वो आपका ह्यूमन HIV से होता है, ये भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। इन फैटल बट कैन बी प्रिवेंटेड विद सर्टेन प्रिकॉशंस आर टेकन, लेकिन हम इन चीज़ों से बच सकते हैं अगर हम कुछ प्रिकॉशंस का यूज़ करें तो। मैनी कैंसर्स आर क्यूरेबल इन डिटेक्टेड अर्लियर एंड अप्रोप्रिएट therapeutic measure are taken. Of late, drug and alcohol abuse among youth and adolescents is becoming another cause of concern। ये सारी चीज़ें तो हम लोग ने इसी लेक्चर में पढ़ी हुई हैं। Because of the addictive nature of alcohol and drug and their pre-requisite benefit like relief from stress, and person may try to take these things in the face of peer pressure। peer pressure होना, स्ट्रेस से दूर होना, इंसान जो है इन सब चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। एग्जामिनेशन रिलेटेड, कंपटीशन रिलेटेड स्ट्रेस हो जाता है, उसमें इंसान ये करना स्टार्ट कर देता है। इन डूइंग सो ही एंड सी मे गेट एडिक्टेड टू देम, और फिर उनको इन सब चीज़ों की आदत लग जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं। एजुकेशन अबाउट देयर हार्मफुल इफेक्ट, इसके लिए एजुकेशन होनी चाहिए, हार्मफुल इफेक्ट्स के लिए काउंसलिंग करनी चाहिए लोगों की। एंड सीकिंग इमीडिएट प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प भी लेनी चाहिए। अगर लोग बहुत इंटेंस लेवल पे निकल गए हैं तो उनको प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए इन सब चीज़ों से निकलने के लिए। हेल्प वुड टोटली रिलीव द इंडिविजुअल फ्रॉम दीज एविल्स, इन सब चीज़ों से बचने के लिए। एंड प्लीज़ जितनी भी चीज़ें हम लोग ने आज आगे डिस्कस करी हैं, यही आपकी एक्सरसाइज है। व्हाट आर द वेरियस पब्लिक हेल्थ मेजर विच कुड यू सजेस्ट द सेफगार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज़ से क्या सेफगार्ड है, ये आपको मैंने पढ़ा रखा है। आप कमेंट सेक्शन में 1-2 लिखेंगे कि जिससे मुझे समझ में आए कि आपको आगे वाले लेक्चर, आपको टॉपिक समझ आए हैं, याद हुए हैं या नहीं। in which way has to study the biological health to the control infectious disease, सब कुछ। एंड एम्बियोसिस, मलेरिया, स्क्रियासिस, निमोनिया, ये सारी चीज़ें तो
ट्रांसमिशन हमने बताया था आपको, ट्रांसमिशन याद रखना है कि वो कहाँ से वो डिसीज़ फैल रही है, कौन ट्रांसमिट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बोर्ड्स में, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। What measure would you take to prevent the waterborne diseases? waterborne diseases से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये भी मैंने इसी लेक्चर में बोला हुआ है, आप वो बताएंगे। डिस्कस विद योर टीचर वाई द सुटेबल जीन मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ DNA वैक्सीन। ये क्वेश्चन वैसे तो मैं आपको सही से इसको बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उन चीज़ों में इन चीज़ों की बात करी गई है, बट अगर किसी को आता है तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा। नेम द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स, ये तो हमने बताया हुआ। प्राइमरी में क्या बताया था, बोन मैरो एंड थायराइड, थाइमस, सॉरी नॉट द थायराइड, सो सॉरी, थाइमस बताया था। सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स कौन से बताए थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। द फॉलोइंग आर द सम वेल नोन एब्रिविएशन विच हैज़ बीन यूज इन दिस चैप्टर। एक्सप्लेन इन, मैंने आपको क्या बताया था, इन सारी चीज़ों को मैंने मार्ड का, सीमाई का, एड्स का, नैको का, HIV का, आपको जो है इस कदर से इन चीज़ों के फुल फॉर्म 4 बार रिपीट करके अपने लेक्चर्स में पढ़ाए हुए हैं। बहुत नॉर्मल है, मैंने आपको 4 बार बताया है, पूछा जा सकता है, आपकी NCERT क्वेश्चन भी दे रही है। प्लीज़ इस चीज़ों पे फोकस करिएगा और उनको याद करिएगा। डिफ्रेंशिएट इन द फॉलोइंग, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। इनिशिएट एंड एक्वायर इम्यूनिटी में क्या है, इनिशिएट वो होता है जो आप जब बच्चा फीटस में ही था वहाँ से एक्वायर करके आया, एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, जो इन्वायरमेंट से वो एक्वायर किया आप लोगों ने, वो इम्यूनिटी पढ़ाई हुई है मैंने। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इम्यूनिटी वाले में। 10 ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल। What are the various route of the transmission of the human immune deficiency virus take place? What is the mechanism and the AIDS virus called deficiency? सब वही है जो आपको आगे। How is a cancerous cell differentiate from the normal cells? कैसे differentiate होते हैं ये भी पढ़ाया है कैंसर वाले में। Explain what is a mean by the metasis? metasis को 4 बार बोला है मैंने कि metasis वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर तो इम्पॉर्टेंट है ही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है सब टॉपिक, दैट इज़ मेटासिस। मेटासिस कहीं पे भी पूछा जा सकता है, आपकी NCERT लिख रही है मेटासिस, क्वेश्चन बना के दे रही है, आपके बोर्ड्स में आ सकता है, 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है मेटासिस का। आपका नीट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें भी बायो पूछी जा रही है 11 से 12 तक, उसमें मेटासिस पूछा जा सकता है। लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट कॉज ऑफ द अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, कितना सिंपल है, हार्मफुल इफेक्ट के आपको लिस्ट बना देनी है। Do you think that friend can influence to take alcohol drug? If yes, how may one protect himself to? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे किसी के ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं कि कोई नहीं भी कर रहा है, उनको इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि अरे यार पियो मज़ा आएगी, ये है वो है, ऐसे करके इन्फ्लुएंस कर देते हैं इंसान एडिक्ट। तो आपको कैसे बचना है, आपकी NCERT सजेशन चाहती है, आपको ये लिखना है। Why is the one a person start taking alcohol or drug if it is difficult to get rid of this habit? Discuss it with your teacher. क्यों कोई पर्सन जो है वो ड्रग और ये लेना, 4 बार बताया, पीयर प्रेशर हो जाता है, पढ़ाई को लेके, फैमिली को लेके, किसी भी चीज़ को लेके पीयर प्रेशर हो जाता है, इंसान ये सब चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है, जबकि इस हैबिट से प्रॉब्लम होती है निकलने में। अपने टीचर के साथ डिस्कस करिए, हमने आपके साथ डिस्कस किया। Have you view, if your view, what motivate youngster to take alcohol or drug? How can you this avoid it? अगर आपको ये चांस दिया जाए कि आप अपने यंगस्टर को मोटिवेट करो कि आप अल्कोहल ड्रग वगैरह मत लो, तो आप कैसे बोलेंगे हाउ टू अवॉइड दिस? मे बी आप इतनी देर से मैं इन्हीं सब चीज़ों पे लेक्चर दे रही हूँ, शायद आप मोटिवेट कर ही लेंगे। सो बस आपका ये चैप्टर इतना ही था, एंड आज आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड मी ऑल्सो। ओके, सो या आज हम लोग ये चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। सो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, सारे लेक्चर्स को पढ़िए, जितने भी क्वेश्चन ये लास्ट में दिए हुए हैं, अगर मेरे साथ आपने लाइन टू लाइन NCERT एक बार पढ़ ली ना, तो आपको पीछे वाले क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो पीछे वाले क्वेश्चन करने में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका मतलब ये है
कि आपको कोई भी एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो प्लीज़ बी सपोर्टिव प्लीज़। और मैंने इसमें अल्कोहल अब्यूज़ पढ़ाया है, इसमें डिजिटल नोट्स का तो कुछ है नहीं। 15 मिनट रिवीजन मैं लाऊंगी, पूरे चैप्टर का रिलेटेड वो डिजिटल नोट्स आपको मिलेंगे। 15 मिनट रिवीजन के साथ मेरा लेक्चर आएगा इस चैप्टर पे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डिटेलिंग है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैं डिजिटल नोट्स में लाऊँ 1 पेज में, और 15 मिनट में उसका रिवीजन करें, जो आपको लास्ट टाइम एग्जामिनेशन में हेल्प करे। मैं कोशिश करूँगी, मैं उसे लाऊँगी। और उसके बाद हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, वो भी आप लेक्चर देखिएगा। जो 15 मिनट रिवीजन है आपको बहुत हेल्पफुल होगा, एग्जामिनेशन के टाइम पे ज़्यादातर देखिएगा उसे। देन हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसी तरह लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, और उसके भी डिजिटल नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ध्यान दें अपनी, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको ये चैप्टर बहुत कुछ सिखाता है, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सोशल लाइफ सब कुछ ये चैप्टर सिखा रहा है, आपको हाइजीन, पर्सनल हाइजीन सब कुछ सिखा रहा है। आप भी सीखें, लोगों को सिखाएं। तब तक के लिए पढ़ाई करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।